नीतीश कुमार जी मीटिंग में अधिकारियों के सामने असहाय रहे, जिस तरह से वो हाथ जोड़ रहे थे और भी जो कर रहे थे, वो अपने आप में दिखाता है कि एक थके हारे, हताश, निराश। और देखा है मुख्यमंत्रियों का जो इकबाल होता है कि अगर उनकी नज़रें टेढ़ी हो जाएं तो बड़ा से बड़ा अधिकारी और सीनियर से सीनियर मंत्री भी घबरा जाता है और उसको लगता है कि हमसे क्या गलती हो गई। तो ये नौकरशाह आज निरंकुश हो चुके हैं और इसको इंग्लिश में एक टर्म है कि फ्रैंकेस्टाइन बन गए हैं। और यही कारण है कि आज उनके सामने नीतीश कुमार जी अपने आप को कमजोर। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व IAS मनीष वर्मा को पिछले दिनों जेडीयू ने पार्टी में शामिल कराया था। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के वो उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस नेता और पूर्व IPS करुणा सागर जी। सर, आप भी अधिकारी रहे हैं। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एक पूर्व IAS को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। कहा जा रहा है कि अब उनके वो उत्तराधिकारी हो सकते हैं। क्या कहेंगे पहला तो इसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। नीतीश जी किसको शामिल कराते हैं, किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं। लेकिन अगर इसका इतिहास देखिए तो इसके पहले भी कभी पवन वर्मा, कभी प्रशांत किशोर, कभी RCP सिंह, तो कई लोगों को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की गई। और हुआ इसका हर्ष ये कि जिन लोगों को भी उत्तराधिकारी बनाने की मंशा रही, वो लोग से बहुत जल्दी मोहभंग हो गया नीतीश जी का, या मोहभंग करा दिया गया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ये नई एक कोशिश है उनकी, और देखना होगा कि आगे कैसा रहता है। तो आप इशारों में मनीष वर्मा के लिए भी कह रहे हैं कि वही अंजाम हो सकता है उनके लिए भी? देखिए, जेडीयू पिछले लगभग 20 साल से सत्ता में है और बहुत शीर्ष नेता हैं। तो क्या जेडीयू के अंदर कोई टैलेंट पूल नहीं है? वैसे नेता जो जीतते हैं, जिताते हैं, लड़ते हैं, लड़ाते हैं, तो हमेशा ये क्यों होता है कि बाहर से किसी उत्तराधिकारी को लाना पड़ता है? तो ये जो विरोधाभास है, और हमको लगता है कि इसी कारण से जो उत्तराधिकारी आते हैं वो शायद ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। आपने कई अधिकारियों का नाम लिया जो पहले जेडीयू में शामिल हुए, उनके बाद मोह भंग हो गया। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो अधिकारियों के प्रति प्रेम है वो कई बार बिहार में दिखता भी रहा है? यही कारण है कि अधिकारी को अपना उत्तराधिकारी समय समय पर घोषित करते रहे हैं वो? देखिए, अब हाल के आपने देखा, नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने नौकरशाह को बहुत महत्व दिया है। मैं पिछले 1 साल से बिहार में रह रहा हूँ और मुझे काफ़ी कार्यकर्ताओं से, समाज सेवियों से मिलने का मौका मिला है, और सबकी एक ही बात होती थी कि जो नौकरशाह हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और आपने देखा कि इधर कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि नीतीश कुमार जी मीटिंग में अधिकारियों के सामने असहाय रहे, जिस तरह से वो हाथ जोड़ रहे थे और भी जो कर रहे थे, वो अपने आप में दिखाता है कि एक थके हारे, हताश, निराश मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि हमने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया और देखा है मुख्यमंत्रियों का जो इकबाल होता है कि अगर उनकी नज़रें टेढ़ी हो जाएं तो बड़ा से बड़ा अधिकारी और सीनियर से सीनियर मंत्री भी घबरा जाता है और उसको लगता है कि हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उल्टी गंगा बहती दिख रही है। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने, देखिए, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें लेजिस्लेचर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि
जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर को के लिए उत्तरदायी है, और जो सरकार जो चलाता है वो मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, और जो नौकरशाह होते हैं उनके द्वारा निर्गत दिशा निर्देश को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इनका सिर्फ ये रोल होता है। चूँकि इन्होंने इतना ज़्यादा महत्व दिया तो ये नौकरशाह आज निरंकुश हो चुके हैं, और इसको इंग्लिश में एक टर्म है कि फ्रैंकेस्टाइन बन गए हैं। और यही कारण है कि आज उनके सामने नीतीश कुमार जी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में सबसे बड़ी शिकायत रही है कि अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहता है। क्या लगता है कि यही कारण है जो पिछले कई दिनों से जो घटना देखने को मिल रही है, किसी भी मीटिंग में हो या फिर किसी भी कार्यक्रम में हो, नीतीश कुमार कई अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते तक नजर आ रहे हैं? वही मैंने कहा ना कि जो एक मुख्यमंत्री का इकबाल होना चाहिए। मुख्यमंत्री की क्या होती है, एक मॉरल अथॉरिटी होता है, क्योंकि वो सरकार का मुखिया है राज्य में, और जो भी अधिकारी है उसके बहुत ही नीचे है। अधिकारियों को चयन करना, अधिकारी को किस पोस्ट पर रखना है, ये सब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो अधिकारी अगर इतना महत्वपूर्ण हो जाए, इतना पावरफुल हो जाए कि मुख्यमंत्री को आदेश देने के बजाय अगर उनके सामने, अब आपने गिड़गिड़ाना शब्द इस्तेमाल किया, मुझे उनके जैसे नेता के लिए कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसको रिक्वेस्ट भी करना पड़े उस तरह से जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो ये मैं एक ब्यूरोक्रेट भी रहा हूँ और राजनीति में भी देख रहा हूँ, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। आखिर में एक सवाल है कि पिछले दिनों आपातकाल की बरसी मनाई गई, अब केंद्र सरकार की ओर से संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाने का ऐलान किया गया। कैसे देखते हैं इस केंद्र सरकार के ऐलान को? देखिए, इसके लिए मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात कि उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है हत्या, उस शब्द से मुझे ऐतराज है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, अगर जब आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की गई होगी तो आपको बताया गया होगा कि जो टर्म्स यूज़ करते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बैलेंस करके करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द होते हैं उनमें बड़ा इमोशन होता है। तो जो हत्या शब्द है ये भड़काऊ शब्द है, और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो राजनीति की जो मूल धारा है, जो मूल विचारधारा है, वो गोडसे से प्रभावित है, और गोडसे ने क्या किया था यह बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात कि इमरजेंसी तो एक बार घोषित हुई थी, और एक समय में सभी नेताओं को जेल से रिहा कर चुनाव करवाया गया, और उस चुनाव में उस समय की सरकार की हार भी हुई। लेकिन आज ये स्थिति है कि 10 साल से एक अघोषित आपातकाल चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, डीआरआई हो, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। आए दिन कोर्ट जिस तरह का कमेंट इन लोगों पे कर रही है, इन्होंने माहौल बना दिया है कि आज तो हालात ये हैं कि हाई कोर्ट के जजमेंट को रोज सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स के साथ ओवरटर्न कर रहा है। तो इन्होंने हर तरह से जो नागरिक का अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार होता है, उसका हनन किया है। मैं 2 घटना आपको 2 दिन पहले की बता देता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश में, जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक को मूत्र पीने पर विवश किया गया, और कल के दिन आगरा के पास एक कमलकांत, एक दलित युवक को अपहरण किया गया, टॉर्चर किया गया लोन शार्क्स के द्वारा, और फाइनली इस युवक ने आत्महत्या कर ली। तो ये किस संविधान की बात करते हैं? संविधान में जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, वो सपना पूंजीपतियों के लिए संविधान बनाने का नहीं था।
वो सपना था इस देश के दलित, गरीब, वंचित, पीड़ित के लिए। तो उस संविधान की अवहेलना, और मैं हत्या शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उस संविधान की धज्जियां ये रोज उड़ा रहे हैं। और मैं अंतिम बात करके ख़त्म करूंगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। क्योंकि पिछले एक महीने से जब एक सरकार आई है, आप देख रहे हैं रोज रोज देश में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं जो निंदनीय है। आपने देखा कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल के लोग मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि पहली बार जम्मू में माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों की हत्या की गई। आपने देखा रेलवे का हादसा कैसे हुआ। आपने देखा कैसे गुजरात में बिल्डिंग गिरी और दर्जनों लोग मारे गए। तो हर तरह से ये हो रहा है। नीट, अभी तक नीट का मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। इसके बावजूद नीट के प्रति अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। आधे दर्जन जो ये परीक्षाएं थी उसको अनाउंस करके उनको कैंसिल करना पड़ा। तो ये जो इनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है और जो जनमानस में एक गुस्सा हो रहा है, उसको बरगलाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए ये इस दिन का किया गया है। ये दिन की घोषणा करनी थी तो 25 जून को करना चाहिए था, कल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये है कि हेडलाइन मैनेजमेंट हो, ताकि, और ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी बीजेपी कहीं मुश्किल में पड़ती है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए, प्रेस का नैरेटिव मैनेजमेंट करने के लिए, बदलने के लिए कोई ना कोई इस तरह के जुमले लेकर आती है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह कांग्रेस नेता करुणा सागर, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।